नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। 9 हम लोग हल करेंगे और उसके साथ जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के अदर क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको सॉल्व आउट करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग जो भी यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे हम लोग कोरिलेशन का आज टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चनायर हैं, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चनायर है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से जस्ट पहले थोड़ा सा प्रचार की बातें। ये हमारा L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप फॉर जीएसओ के लिए, और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक जहाँ पे सभी पीडीएफ और इस तरीके के सारे लिंक जो है क्लास को प्रोवाइड किए जाते हैं आप लोगों को। और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं, इस लोगो के साथ एक आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में, जिस पे जाकर बाकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और एक बिग अनाउंसमेंट ये है कि जितने भी कोर्सेस हैं उस पर लगभग 50% का डिस्काउंट दिया गया है जीएसओ 2025 बैच के लिए। और उसके साथ साथ जो भी हमारे पास अदर कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड के हों, टीजीटी पीजीटी के हों, या फिर जल्दी ही यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट उसका। और पॉपुलेशन स्टडीज के भी जो कोर्सेस हैं उस पर 50% के डिस्काउंट दे दिए गए हैं, आप लोग उसको जाके अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अच्छा नितिन जी आ गए हैं। ये हमारे 2024 बैच के जो हीरो लोग हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, ये इनके फोटोज हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उम्मीद है कि अगला जो अगला जो रिजल्ट होगा, या अगले साल जब 2026 के लिए जब जेएसओ का कोर्स चलेगा, तो उसमें यहाँ पे आपकी फोटोज लगेंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन थोड़े से पिछले क्लासेस की तुलना में टफ लिए गए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत ही सरल कराया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आयर को कुछ थोड़ा सा टफ बनाने का प्रयास किए हैं। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस सेट आपका टफ होता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे अब तक थियरी वाला पोर्शन था। अब थोड़े से मैथमेटिकल टर्म हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जिसमें कैलकुलेशन और इत्यादि चीजें शामिल होंगी। और फिर उसके साथ साथ हम लोग जो भी आगे के टर्मिनोलॉजीज रहेंगी उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि इफ द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज 25। कोवेरियंस का टर्म आपको x y के बीच में दिया गया है 25। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब सिग्मा x इज 5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सिग्मा y का मान 10 दे दिया गया है। तो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब rxy का मान आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग आज थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठेंगे सभी लोग, क्योंकि कैलकुलेशन आज ज्यादा रहेगा अन्य क्लासेस की तुलना में। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो कोफिशिएंट कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये फार्मूला बताया गया था, तो ये हो जाएगा 25 अपान 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ आर एक्स वाई का मान 1 है तो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज। तो हमारे पास एक्स और वाई के बीच में जो कोरिलेशन है वो कैसा होगा। थोड़ा सा हमें लग रहा कि जो विजिबिलिटी है इसमें जो हमें दिख रहा है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही है, तो आप लोग आज एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि अपने से हमको प्रैक्टिस सेट बनाने पड़े हैं, टाइपिंग वाले आज थे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आर एक्स वाई का मान अगर 1 है तो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इस केस में आपको बताया गया था कि जब हमारे पास स्कैटर डायग्राम इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके से हो,
तो इस केस में हमारे पास +1 मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन होता है या पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी हमारा बढ़ता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे +1 मतलब पॉजिटिव में बन दिया गया है, तो इस केस में परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन कहते हैं या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ हाँ नितिन जी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज जनरली, किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांग के बीच में सामान्यतः सहसंबंध होता है। ठीक है, तो इस पे आपको एग्जांपल बताया गया था जब हम जेएसओ मतलब सॉरी जो जब कोरिलेशन का चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको बताया गया था कि जब एक वेरिएबल का मान बढ़े, ठीक है, और दूसरे का घटे, तो इस केस में कुछ इस तरीके की लाइन आती है और इस केस में हम इसको निगेटिव निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, निगेटिव कोरिलेशन हम लोग कहते थे इसको। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास कह रहा है कि वस्तु का मूल्य और उसकी मांग, वस्तु के मूल्य जब बढ़ते हैं, अगर सपोज कीजिए कि इधर हमारा प्राइस है और इधर डिमांड है, तो जैसे जैसे वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं वैसे वैसे प्राइस सॉरी जैसे जैसे वस्तुओं के प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, निगेटिव एसोसिएशन होगा। ठीक है, निगेटिव कोरिलेशन होगा या निगेटिव एसोसिएशन होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, ये सौरभ हल्दर जी क्या कहना चाह रहे हैं, एन्युटी एंड सीआई का मैथ है। जो भी हो, आपकी बातें थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ इन अ स्कैटर डायग्राम द पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन कोरिलेशन इज एक्सपेक्टेड टू। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब हमारे पास कोई भी स्कैटर डायग्राम है उसमें पॉइंट्स क्या है, वेरी क्लोज हैं, एक दूसरे के वेरी क्लोज है, मतलब यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही कम स्थान में है। जितना हमारे पास डेंस मतलब स्कैटर डायग्राम होगा उतना ही अच्छा उनके बीच में कोरिलेशन होता है। ठीक है, उतना ही अच्छा मतलब उतना ही पॉजिटिव हमारे पास इनमें कोरिलेशन का मान होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, उतना ही हमारे पास स्ट्रांग, उतना ही स्ट्रांग हमारे पास कोरिलेशन होता है। जितना इनमें पॉइंट्स दूर दूर होंगे वो हमारे पास कोरिलेशन जो है उतना ही कम होगा, या हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा वेरिएबल्स के बीच में वो उतना ही कमजोर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का मान -20 है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया गया है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान आपको बताना है। तो आर एक्स वाई दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट डिफाइन कैसे होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये क्या हो जाएगा -20/4 × 5 हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर कोरिलेशन का मान क्या हो जाएगा -1। ठीक है, हम्म, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स और वाई का मान दिया गया है, तो उसके इसमें कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ये डिफाइंड होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के रूप में ये डिफाइंड होता है हमारा। ठीक है, इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब इस केस में हमें क्या करना है, इसको मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एक्स वाई -1/n समेसन एक्स और 1/n समेसन वाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको एक्सपेक्टेशन को। तो अब हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है और वाई दिया गया है। ठीक है, एक्स का मान 2 4 6 है और 3 5 7 है। यहाँ पे टोटल इनका मान जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 6 4 10 और ये 12 हुआ, और ये 7 5 12 3
15 हुआ। यहाँ पे x इंटू वाई भी हमें निकालना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई दैट इज 1/n समेशन एक्स वाई को निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 5 चौको 20 और 7 छंग 42। ये हो जाएगा 6 2 8 और 4 2 6। ठीक है, अब ये सभी मान हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हो जाएगा 1/n का मतलब 3 इंटू, अच्छा ये 1/3 इंटू 68 माइनस 1/3 इंटू 12 और इंटू 1/3 इंटू 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 अगर कॉमन ले यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 68 माइनस एक 1/3 बाहर आ गया, और ये 3 चौको 12, 15 चौको 60। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 15 चौको 60। ये यहाँ पे 8 आया, तो 8/3 दैट इज यहाँ पर देखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 2 पॉइंट समथिंग जो है यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो ये यहाँ पे इसी के आसपास का हम आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 2 4 6 3 5 7 और 4 2 6 6 12, 5 3 8 7 15 और 3 दूना 6, 5 चौको 20, 6 7 42, 6 2 8 हुआ, 4 2 6 हुआ। ठीक है, 68, 1 2 3, हाँ 3 ही वेरिएबल है, 12 हुआ और ये 15 हुआ। 3 चौको 12, 15 चौको 60, 1/3 कॉमन, 68 60। ठीक है, तो 3 दूना 6, 2 8 और 20 हुआ, 318। ठीक है, तो समथिंग यहाँ पे ये देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। आप लोग भी जो है आंसर देते रहिए भाई, काहे इसमें जो है संकोच कर रहे हैं। नितिन, क्या प्रॉब्लम है? अगला क्वेश्चन है कि इफ द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज 0 देन कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई। तो आर एक्स वाई का मान जस्ट वही बताए हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इसका मान 0 है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दैट इज 0, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान 0 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस बार देखिए, तो यहाँ पे आपका समेशन एक्स वाई और एक्स बार वाई बार एन का मान दिया है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई पूछ रहा है इस बार। तो इस बार हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जस्ट अभी हम लोग निकाले थे क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। इसको लिखेंगे 1/n समेशन आई एक्स आई वाई आई, एक्स वाई है एक्स आई वाई आई, 1/n समेशन आई, या इसी को हम लोग एक्स बार भी लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही एक्स बार होता है और ये वाई बार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान क्या है, 1/10 इंटू 150 माइनस एक्स बार का मान 5 है और इंटू वाई बार का मान 6 है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये मान आएगा 15 और माइनस 30, तो इसका मान हो जाएगा -15। ठीक है, 30। चलिए कहा है भाई नितिन, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? क्वेश्चन का आंसर कहा जाएगा भाई, कोरिलेशन के नॉर्मल एक ही फार्मूले पे भी हम लोग चल रहे हैं, कोरिलेशन का जो फार्मूला होता है। ठीक है, बस यही जो है यहाँ पे क्वेश्चन एक ही फार्मूला है, इसको फार्मूले को आप कोरिलेशन का चैप्टर जब हम थियरी पढ़ाए हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ये इसके फार्मूले सभी बताए गए हैं, बाकायदे एक्सप्लेन कर करके बताए गए हैं। ठीक है, अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है मतलब सरल है, तो मैं कहा ठीक है भाई आज देखते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट अपने से बनाए हुए हैं।
तो अगर ज़्यादा टफ हो गया हो तो फिलहाल अगली क्लास अभी कल दिन वाली क्लास में कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सरल क्वेश्चन आ जाए फिर, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादा आते हैं, इसलिए जो है मतलब मैंने यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। बाउंसर की बात नहीं है, बस एक ही यहाँ पे जो क्वेश्चनायर है एक ही फार्मूले पे भी बता रहे हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो मान होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अच्छा हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, यहाँ पे 15 होगा लेकिन विथ नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। और नितिन जी एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अच्छा क्या बोल रहे हैं सर, वो बच्चा कहाँ है उसका नाम बोलिए। यार नाम नहीं, उसमें मैसेज आया था, नाम किसी का लिखा नहीं रहता ना उसमें, कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखा होगा जो है, कमेंट किसी क्लास में उसने मैसेज किया था। तो कल मैंने क्लास में देख रहा था कमेंट बॉक्स, तो कमेंट बॉक्स में जो है बच्चे ने लिखा हुआ था, तो कमेंट बॉक्स आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपका थियरी पोर्शन है तो ठीक है, ठीक है, इशू नहीं है। आपका अंडमान का पेपर मैंने देखा हुआ है जो आपने भेजा था नितिन जी, अंडमान का और महाराष्ट्र का दोनों पेपर मैंने देखा हुआ है। तो अभी तक जो पेपर मैंने पढ़ाया हुआ है वो अंडमान और महाराष्ट्र को देखते हुए पढ़ाया गया है। आज का पेपर थोड़ा सा सीजीएल वाइज है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसमें आगे थियरी है, ऐसा नहीं कि सब टोटल न्यूमेरिकल है, आगे थियरी भी है। और इसके बाद जो है आगे जो हम कल दिन वाली क्लास लेंगे उसमें थोड़े से क्वेश्चन हम थियरी वाले ज्यादा डाल देंगे, ठीक है। चलिए अभी इसमें ध्यान में रखिएगा, कोरिलेशन में दो तीन जो है मतलब हम क्लास लेंगे। एक क्लास अभी होगी, एक क्लास कल दिन में होगी, हो सकता है अगले सैटरडे को भी, क्योंकि इसमें थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स थियरी से अभी तक क्वेश्चन सीजीएल ने नहीं पूछा है, 2011-12 तक हम लोगों के समय पूछता था वो। हम लोगों का सब जब एग्जाम होता था तो थियरी ऑफ एट्रीब्यूट से कई क्वेश्चन आते थे, और इस बीच नहीं पूछ रहा है इधर बीच। तो ऐसा ना हो कि इस साल पूछ ले, आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ाओ। इससे अच्छा है कि थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हमने जो पढ़ाया हुआ है 2024 का भी 2025 का भी, उसमें अच्छे से थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ाया हुआ है। और यूट्यूब पे ही पिछले साल वाली क्लास 2024 वाली यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है। और रिवीजन कहेंगे तो रिवीजन जब एग्जाम आएगा तो रिवीजन भी हम करा देंगे, लेकिन उस पे जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग अगले सैटरडे संडे में देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ स्कैटर डायग्राम इफ द पॉइंट फ्रॉम a straight line sloping upward from left to right the value of correlation coefficient। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो स्कैटर डायग्राम है इसमें पॉइंट्स कहाँ पे हैं, फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से राइट की ओर ये अपवर्ड जा रहे हैं, मतलब इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो इस केस में हमारा कोरिलेशन कैसा होता है, तो यहाँ पर कोरिलेशन हमारा देखेंगे तो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव में एक वेरिएबल बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल घटता है। जीरो नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में कोरिलेशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा अगर स्कैटर डायग्राम में। तो उस केस में यहाँ पे जीरो कोरिलेशन, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो जीरो कोरिलेशन होगा। +1 के केस में एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, और -1 से 0 के बीच में ये उल्टी डायरेक्शन में, मतलब इस साइड ऑफ की लाइन होगी। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, +1 आपका आंसर होगा। जब एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़े तो इस केस में इसको कहा जाता है कि हमारा कोरिलेशन जो है ये कोरिलेशन जो है हमारा ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट एसोसिएशन को दिखा रहा है। और आगे जो चीजें रहेंगी उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हाँ सुमाला जी, अच्छा सुमाला जी आपने शायद मैसेज किया था, आपने किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि इंडेक्स नंबर के लिए, इंडेक्स नंबर हमें कमेंट बॉक्स हमने देखा था, तो उसमें इंडेक्स नंबर के लिए आपने मैसेज किया था, आपने से या किसी और ने, तो हमें जहां तक याद आ रहा शायद आपने किया था। तो जो भी चैप्टर वाइज अभी हम चल रहे हैं, अभी जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं चैप्टर वाइज करा रहे हैं,
अभी कोरिलेशन का नंबर आया है, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी थियरी का नंबर आएगा, फिर जो है उसके बाद रैंडम वेरिएबल्स का नंबर आएगा, फिर उसके बाद आगे जो चैप्टर है सैम्पलिंग का, फिर उसके बाद जो इन्फ्रेंस थियरी है उसका नंबर आएगा, फिर टाइम सीरीज, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आपका उसमें जो मतलब इंडेक्स नंबर का भी नंबर आएगा। अच्छा जी, आपने किया था। ओके ओके ओके, हाँ हमें याद है। तो आपको इंडेक्स नंबर हम पढ़ाएंगे, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको एक भी कंफ्यूजन किसी भी चैप्टर में नहीं रह जाएगा। बस आप लोग प्रॉपर थियरी एक बार पढ़ लीजिएगा, बस चाहे 2024 का चाहे 2025 का। ठीक है। अगर कोई भी एडमिशन नहीं ली, जैसे मान लीजिए नए बैच में आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 2025 वाले बैच में एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि इस साल मैंने प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिटेल्ड तरीके से पढ़ाई हुई है, 10-12 क्लासेस में, 10-12 क्लासेस में केवल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई है। ठीक है। तो इसलिए वहां पे प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन जब आएंगे यहाँ पे थियरी पोर्शन में, जब हम यहाँ पे हल कराएंगे आप लोगों को, तो उसमें जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी थियरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे सीजीएल में। बाकी स्टेट का मैंने अंडमान और ये राजस्थान का और उसके बाद यूपी का, महाराष्ट्र का मैंने जो पेपर देखा हुआ है, उसमें इतना जो है प्रोबेबिलिटी नहीं पूछता जितना थ्योरेटिकल पोर्शन को आता है। ठीक है। चलिए, तो इंडेक्स नंबर के लिए आप निश्चिंत रहें, प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। बस क्या है कि एसएससी का जो सिलेबस है ना, उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं, एसएससी सीजीएल वाले सिलेबस के अनुसार। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि फॉर ए गिवन स्कैटर डायग्राम पॉइंट वाइडली स्कैटर्ड इज इक्वल टू कोरिलेशन इज वीक। तो यहाँ पे आपको बताया ही गया है कि पॉइंट अगर हमारे पास दूर दूर वेरिएटेड है, इसका मतलब हमारे पास कोरिलेशन क्या है, आर एक्स वाई का मान कम है, मतलब वीक है। तो ये बात यहाँ पे पॉइंट ये सही है। फिर पॉइंट एग्जैक्टली ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू कोरिलेशन इज परफेक्ट। एक ही लाइन अगर यहाँ पे बन रही हो कुछ इस तरीके से, एक ही लाइन अगर यहाँ पे बन रही हो, तो इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव एसोसिएशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर लाइन कुछ इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे आर का मान -1 है और यहाँ पे आर का मान +1 है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए, तो दोनों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है। चलिए, नहीं फर्स्ट वन नहीं, दोनों सही है। अरे कोई बात नहीं यार नितिन, सुमाला जी लड़का है लड़की है, कोई बात नहीं, जेंडर बाइजनेस इज नॉट अलाउड। ठीक है। कहीं भी हो, मतलब उससे हमको ये दिक्कत नहीं है। एक्चुअली नाम इस पे लिख के आता है, जो आप लोग उसमें जो आपकी ईमेल आईडी पे नाम पड़ा होता है, वही यहाँ पे नाम कमेंट बॉक्स में दिखता है, तो उसी नाम से हम संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द पॉसिबल लिमिट ऑफ कर्व पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अब ये नितिन जी आप बताओ जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि तो इसका जल्दी से नितिन जी आंसर दीजिए। तो इस केस में आपको बताया गया है कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो लिमिट होती है -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है। चलिए, सौरभ हल्दर जी जो कह रहे हैं बैच कैसे परचेज करें, तो आपको L1 क्लासेस का लिंक कमेंट बॉक्स में भी हम दे देंगे। आप प्ले स्टोर पे जाके L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च कर लीजिए, L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करेंगे, तो आपको एक लोगो के साथ, व्हाइट लोगो के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें एसएससी सीजीएल वाले सेक्शन में जाइए, तो आपको यहाँ पे 2024-2025 वाले दोनों वहाँ पे पड़े हुए हैं कोर्सेज। तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि अगर अभी कोर्स नहीं परचेज किए हैं, 2025 वाला परचेज कीजिए, क्योंकि अभी फीस जो है उसकी भी 50% रिड्यूस कर दी गई है। ठीक है। तो उसमें जाके थियरी पोर्शन आप पढ़ लीजिए, और हर एक टॉपिक वाइज, जैसे अभी कोरिलेशन तक पढ़ा रहे हैं, अगले जब सैटरडे संडे में हमारी क्लास होगी, सैटरडे संडे ही अभी लाइव क्लास हो रही है, उसके साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी वहाँ पर, और लाइव क्लासेस भी मतलब कुछ अगर कहेंगे तो वहाँ पे भी चल जाएंगे, यहाँ पे भी चल जाएंगे। ठीक है। तो
उस केस में आप लोग वहाँ पे जाके एडमिशन ले लीजिए और उसके बाद थियरी पोर्शन पढ़ने के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस बैच चल रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको हमने मतलब 20 प्रैक्टिस सेट फ्री देने का वादा किया था, लेकिन अब वो लगभग 35-40 प्रैक्टिस सेट तक जाएगा। जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा सुमाला जी कह रहे हैं कि सुमाला जी आप कह रहे हो, एक तो यार आप अपना नाम पहले चेंज कर लो फिर। अ, सुवारी कोफिशिएंट देखा नहीं था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आर एक्स वाई का मान अगर 1 हो जाए तो देन कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज। तो अब यहाँ पे बताइए हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। आर एक्स वाई का मान अगर 1 हो जा रहा है मतलब इस तरीके से है, परफेक्ट परफेक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है जब आर का मान यहाँ पे +1 होता है, तो यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ आर का मान -1 है तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, इस केस में आपका परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास लाइन आएगी कि एक वेरिएबल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दूसरा वेरिएबल धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। इसकी हम आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो उस केस में कहानी भी बताए थे कि हमसे इंटरव्यू में पूछा गया था। हम लोगों के समय एसएससी का जब हमारा सिलेक्शन हुआ था 2012 में, तो उस समय एसएससी का इंटरव्यू कराता था डीजल वाले के लिए। तो इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था, जो वहाँ पे एग्जामिनर थे वो पूछे थे कि एक यहाँ पे उनकी टेबल पे, भाई एग्जामिनर है तो सेब संतरा रखा ही रहता है, तो उन्होंने पूछा था ये कि यहाँ पे मतलब सेब है, उस सेब की साइज बढ़ती जा रही है और उसमें मिठास बढ़ती जा रही है, तो उस केस में कौन सा कोरिलेशन होगा। उन्होंने पूछा कि सेब की साइज भी बढ़ रही है और मिठास भी बढ़ रही है, तो कौन सा कोरिलेशन होगा। तो आपको बताया ही दिया गया है कि एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ साथ दूसरा वेरिएबल अगर बढ़े तो उस केस में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और अगर सेब की साइज बढ़ने के साथ इसमें मिठास कम हो, मतलब एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल कम हो, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगर आर एक्स वाई का मान 0 हो जाए तो इस केस में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो भी यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं इनके बीच में कुछ भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस केस में मतलब इसमें यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रांग कोरिलेशन गलत होगा, परफेक्ट कोरिलेशन गलत होगा, निगेटिव कोरिलेशन गलत होगा, नो लीनियर कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में बताया है कोरिलेशन कोफिशिएंट के कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, कि कोरिलेशन कोफिशिएंट दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप का मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो भी यहाँ पे मतलब आर एक्स वाई का मान अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इनइक्वालिटी प्रूव्स द लिमिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसमें यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी, ध्यान में रखिएगा, कौन सी हम इनइक्वालिटी का यूज करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को प्रूफ करने में, मतलब उसकी लिमिट को निकालने में। तो आपको हम बता दें कि कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जब हम पढ़ाए हैं, ठीक है, तो उस केस में हमने एक लिमिट का यूज किया था, इसकी मतलब इसकी लिमिट निकालने के लिए एक थियरम का यूज किया था हमने। तो वहां पर ये थियरम थी कौन सी, काशी इनइक्वालिटी नहीं होता, चेबीशेव इनइक्वालिटी नहीं था, ये प्रोबेबिलिटी के लोअर और अपर बाउंड निकालने का काम करती है। जेंसन इनइक्वालिटी नहीं यहाँ पे यूज हुई थी, काशी स्क्वायर्ड, यहाँ पे इसका पूरा नाम होता है काशी स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। काशी स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी का हम यूज करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की लिमिट निकालने के लिए, ठीक है। स्पेशली जो हमारे पास यहाँ पर कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। नहीं नितिन जी 15 का 4 गलत नहीं, आंसर गलत।
15 का 4 नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इस प्रोबेबिलिटी के माध्यम से हम वेरिएबल के अपर और लोअर बाउंड को, प्रोबेबिलिटी का एक तरीके से कहा जाए, इसके माध्यम से हम प्रोबेबिलिटी का अपर एंड लोअर बाउंड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो काशी स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी में आपको बताया गया था probability of x minus mu greater than epsilon is less than or equal to variance of x upon epsilon square। एक ये बताया गया होगा, एक दूसरी प्रोबेबिलिटी बताई गई होगी कि x माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ x अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो इसके माध्यम से हम अपर लिमिट फाइंड आउट करते हैं और इस लिमिट के माध्यम से हम इस प्रोबेबिलिटी का लोअर बाउंड फाइंड आउट करते हैं, और इसी दोनों को कहा जाता है, ये हमारी क्या है, चेबीशेव इनइक्वालिटी। ठीक है, चेबीशेव इनइक्वालिटी। ठीक है नितिन जी, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कोरिलेशन में जब हमें कोरिलेशन में जब हम लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में काशी स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी का यूज करते हैं, और जब हमें प्रोबेबिलिटी में लोअर अपर बाउंड या फिर लोअर अपर लिमिट निकालनी हो तो उस केस में चेबीशेव इनइक्वालिटी का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए आई का मान दिया गया है एक्स आई माइनस एक्स बार होना चाहिए था, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, एक्स बार होना चाहिए, वाई बी आई बराबर वाई आई माइनस वाई बार, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान किस तरीके से हम निकालते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आर एक्स वाई का मान क्या होगा, को वेरियंस ऑफ एक्स वाई लिखते हैं अपान सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। इसको अगर ऊपर वाले को हम लिखना चाहें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपान वेरिएंस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, अंडर रूट में, सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स आई माइनस एक्स बार का मान क्या है, ए आई है और ये बी आई है, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई बी आई अपान अंडर रूट एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ बी आई स्क्वायर। ठीक है, अगर समेशन लगाएंगे तो वन अपान एन यहाँ पे भी लग जाएगा और यहाँ वन अपान एन अंडर रूट से बाहर आएगा, वन अपान एन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिखें तो आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे, इसका हम स्क्वायर कर दें, ये आर बराबर है, ठीक है, सॉरी अगर आर बराबर ये है स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समेशन का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर समेशन ए आई स्क्वायर और बी आई स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखिए नीचे प्लस में है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे प्लस में है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे केवल ए आई और बी आई है तो ये दोनों नहीं होंगे, यही एक आंसर होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे समेशन ऑफ ए आई बी आई पूरे का होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, ये पूरे का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ए आई इंटू बी आई के स्क्वायर का समेशन इसका मतलब हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पर x को अगर हम लिखना चाहें तो इसका हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आर एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन आई एक्स आई वाई आई या सॉरी ए आई बी आई अपान अंडर रूट समेशन आई ए आई स्क्वायर और इसी अंडर रूट में ही समेशन आई बी आई स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो समेशन आई ए आई बी आई का होल स्क्वायर होगा और अपान समेशन आई ए आई स्क्वायर और समेशन आई बी आई स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन ए आई बी आई का होल स्क्वायर है, ठीक है, ना कि समेशन में ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे जो है आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान अगर 0.85 है तो इस केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन दिस
ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे महाराष्ट्र का एग्जाम रहा हो या एसएससी का, दोनों में किसी एक में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इस केस में यहाँ पर जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है, अगर इसका मान 0.85 है, 0.85 कोरिलेशन का वैसे लिमिट क्या होती है -1 से 1, 0.85 का मतलब ये लिमिट जो है ना, -1, 0 और ये 1, यहाँ कहीं 85 होगा, 0.85। ठीक है, इसका मतलब ये लिमिट 1 के पास है, लिमिट 1 के पास है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग किस्म की है, परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका मान 1 होगा तब परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, यहाँ -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन या कोरिलेशन होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और यहाँ पर कोई सौरभ जी कह रहे हैं बी नहीं, मॉडरेट नहीं, मॉडरेट का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये यहाँ पे कहीं इसके बीच में 0.5 आएगा, 0.5 से इधर की ओर होता 0 के आसपास, तब हम उसको कहते हैं कि ये मॉडरेट है। ठीक है, हाँ देखिए ऐसे होता है भाई, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। जितना हम +1 के आसपास रहेंगे उतना ही अच्छा कोरिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पे हैं, अगर धीरे धीरे जैसे हम यहाँ आए बीच में आ जाएंगे मॉडरेट, लेकिन अगर इसके 0 के आसपास आ जाएंगे तो यहाँ वीक हो जाएगा। ठीक है, बीच में कहीं रहेंगे 0.5 के आसपास रहेंगे तो ये मॉडरेट हो जाएगा, 0 पे आ जाएंगे तो नो कोरिलेशन हो गया। ठीक है, कोई कोरिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 के आसपास रहेंगे तो वीक रहेगा, बीच में रहेंगे तो मॉडरेट रहेगा, और 1 के पास में रहेंगे तो इस केस में स्ट्रांग एसोसिएशन होगा या स्ट्रांग कोरिलेशन होगा। ठीक है, हाँ दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मतलब मॉडरेट कब होगा, वीक कब होगा या स्ट्रांग कब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब इस केस में बताइए सौरभ जी, आप बताइए इस केस में क्या है, -0.595 है, यहाँ पर क्या है 0 है, a +1 और यहाँ -1, यहाँ पे कहीं 0.95 है विथ नेगेटिव साइन। तो अब इस केस में कैसा जो है मतलब एसोसिएशन होगा, बताइए सौरभ जी। कोई बात नहीं, आंसर दीजिए, गलत हो जाएगा सही हो जाएगा वो अलग बात है। हाँ वीक निगेटिव नहीं भाई, जैसे हम 0 से इधर की ओर हैं वैसे इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, बस इतने अंतर होता है। जितना हम 1 के पास रहेंगे उतना ही स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, जितना ही हम 0 के पास रहेंगे उतना ही हम कमजोर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नो एसोसिएशन, नो कोरिलेशन होगा। लेकिन जैसे जैसे इधर से यहाँ बीच में आ जाएंगे या इधर बीच में आ जाएंगे तो मॉडरेट हो जाएगा कोरिलेशन, यहाँ पॉजिटिव मॉडरेट होगा या निगेटिव मॉडरेट होगा। इधर जैसे हम आएंगे एक 1 के पास या इधर 1 के पास, इधर पॉजिटिव परफेक्ट की ओर जाएगा या पॉजिटिव स्ट्रांग होगा, और इधर निगेटिव स्ट्रांग होगा। ठीक है, हाँ तो स्ट्रांग निगेटिव, तो स्ट्रांग निगेटिव कोरिलेशन, अगर यहाँ पे निगेटिव नहीं दिया होता तब उस केस में स्ट्रांग कोरिलेशन लिखा होता, तभी उसको हम विकल्प के रूप में टिक मारते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे 1 के पास जितना ही हम 1 के पास रहेंगे उतना ही हमारा कोरिलेशन जो होगा वो स्ट्रांग होता है, और जितना ही हम 0 के पास रहेंगे उतना ही हमारा कोरिलेशन जो है वो वीक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आर का मान 1 है, आर स्क्वायर का मान 1 है, तो अब इस केस में बताइए जल्दी से आंसर, बोलिए सभी लोग। आर स्क्वायर का मान अगर 1 हो जाए तो इस केस में हमारे पास आर का मान क्या होगा, तो इस केस में यहाँ पे आर का मान हमारा +1 -1 दोनों होगा। क्यों? क्योंकि आर की लिमिट जो होती है ये -1 से 1 के बीच में होती है, और -1 से 1 के बीच में है, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इधर भी 1 हो जाएगा इधर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं ये कैसे भाई, लेस देन निगेटिव आ रही नहीं,
ये यहाँ पे पूछ रहा है कि देन, मतलब आर स्क्वायर का मान पॉजिटिव में 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर का मान चाहे -1 हो या +1 हो, दोनों में बराबर है। इनइक्वलिटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 1 नहीं लिखा हुआ, इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए भाई। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस कराई जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंफ्यूजन को दूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर्स। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या मेजर करता है, बताइए। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या मेजर करता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ओनली कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का तो बात ही नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन में करते हैं। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। 20 में ए। हाँ, डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, ये सही है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप जो होता है वो उसके लिए हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक है, इंट्रा क्लास कोरिलेशन पढ़ते हैं। और ओनली कोवेरियंस नहीं, कोवेरियंस का यूज यहाँ पे होता है इस रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.32 देन स्क्वायर ऑफ दिस। तो आर स्क्वायर का मान इसका जल्दी से स्क्वायर कर दीजिए। तो 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024 होता है। हाँ, 2 दूना 4, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हाँ भाई 30.32 है इसका। 2 बार स्क्वायर करेंगे तो दशमलव जो है 4 अंक पे लगेगा। यहाँ पे क्या है कि ये 3 अंक पे लगा है। ठीक है, 4 अंक पे लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का मान 30 है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का मान दिया गया है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जस्ट पहले क्वेश्चन के तरीके से है। जो पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे, तो इसमें आर एक्स वाई का मान क्या है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये क्या हो जाएगा? 30/5 × 6, ये हो जाएगा +1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास समेशन में एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार का मान 0 है, तो उस केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या था? ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार। इसी समेशन का मान क्या है? 0 है। तो ये कोवेरियंस का मान 0 हो गया, और कोवेरियंस का मान 0 हो गया तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए हाँ 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर एक्स वाई का मान -0.2 है, तो इस केस में रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई इज। तो अब इसमें बताइए जल्दी से आप लोग। यहाँ पर क्या है? ये 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ पर बीच में मॉडरेट होता है। ठीक है, 0.5 के आसपास। और यहाँ पर मान क्या है? यहाँ पर मान आपके पास दिया गया है 0.2। ठीक है, विथ निगेटिव साइन। तो यहाँ पर ये कहाँ पे है? 0 के पास में है। 0 के पास में है, इसका मतलब क्या हो गया? वीक निगेटिव। वेरी गुड, वीक निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, वीक निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नितिन, अच्छा वीक निगेटिव बी। नहीं सौरभ जी, कैसे?
बी स्ट्रांग निगेटिव नहीं है भाई। यहाँ पर एक चीज ये लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर कोरिलेशन जीरो के पास वीक होगा, यहाँ मॉडरेट होगा, और यहाँ पर स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसी तरीके से उस डायरेक्शन में भी यहाँ पर निगेटिव स्ट्रांग, निगेटिव मॉडरेट, निगेटिव जो है वीक, और इधर की ओर जब हम आएंगे तो पॉजिटिव वीक, मॉडरेट में पॉजिटिव मॉडरेट, और यहाँ पे स्ट्रांग मॉडरेट, सॉरी पॉजिटिव स्ट्रांग। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीक निगेटिव होगा, स्ट्रांग निगेटिव नहीं। स्ट्रांग निगेटिव तब होता जब ये 1 के पास होता। ठीक है, इसको अपनी जब नोट्स बनाइएगा ना, जो एक छोटी सी आप लोग नोट्स बनाते हो रिवीजन के लिए, उसमें ये चीजें जो है आप बना लिया कीजिए। हालांकि ये हम इसका मतलब पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, तो ग्रुप में आप पीडीएफ भी ले सकते हो इसका। लेकिन इस केस में जो चीजें यहाँ बताई जाती हैं, ये चीजें कहीं मिलती नहीं है नॉर्मली। कहीं ऐसे आपको नोट्स नहीं मिलेगा कि यहाँ वीक है, यहाँ मॉडरेट है, यहाँ स्ट्रांग है, इस तरीके से हम बताएं किसी को। ठीक है चलिए, ये क्वेश्चन आ गया है। ये जब थियरी पढ़ा है तो इस तरीके कोरिलेशन नहीं बताया है, वहाँ +1 -1 या इस तरीके से बता दिया गया है। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल, यहाँ पे जो मतलब प्रैक्टिस सेट है, इसके कारण ये बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि RxY लाइज आउटसाइड द लिमिट -1 1। इट मीन्स मतलब -1 से 1, यहाँ पे 0। ये कह रहा कि हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट इस लिमिट से बाहर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, या तो इधर साइड है या इधर साइड है। क्या ऐसा, पहली बात हमें बताइए, पॉसिबल है या नहीं? ये -1 से 1 लिमिट है इसकी, ऐसा पॉसिबल है या नहीं, पहले ये बताइए हमें। बोलिए। नितिन क्या जवाब दे रहे हो भाई? ये कह रहा कि इसमें, अगर इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में पढ़ सकते हैं कि यदि RxY सीमाओं -1 से बाहर आता है, तो आपको ये कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट में बताया गया था कि जो भी हमारे पास कोरिलेशन है, चाहे जिस भी वेरिएबल का यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका मान -1 से 1 के बीच में ही हमेशा आएगा। अगर इसके बाहर जा रहा है तो यहाँ भी ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, हाँ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी की लिमिट जो होती है, अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो उसकी लिमिट क्या होती है? 0 से 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की लिमिट होती है 0 से 1। कोई भी प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, चाहे कंडीशनल निकालिए, चाहे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालिए, चाहे ये जो आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के टाइप्स होते हैं, जिसमें हम इसको स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, चाहे जिस भी इवेंट का आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। इसके इधर उधर अगर जा रहा है तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर इन कैलकुलेशन, फिर से कैलकुलेशन चेक करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, इसीलिए इन क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे अभी कोई डेटा दे दिया जाता, मान लीजिए कुछ डेटा यहाँ पे दे दिया जाता और कहता कि बताइए एक्स वाई के बीच में एक्स का मान कुछ यहाँ पे दे दिया जाता, मान लीजिए एक्स का मान 4, 6, 8, 15, 18, इस तरीके से बड़ा सा कैलकुलेशन देता, वाई का मान यहाँ पे बड़ा सा देता, फिर उसके बाद ऑप्शन देता है इसका इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कितना है, +3, -8, +5, फिर इसके बाद 0 पॉइंट समथिंग। तो आप इसको देख कर ही आंसर यहीं पर टिक कर देना है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, उसके बाहर जा ही नहीं सकता है, चाहे डेटा चाहे जितना भी बड़ा डेटा हो, छोटा डेटा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास RxY का मान 99 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताइए जल्दी से, बताओ भाई।
सौरभ +1 -1, यहाँ पे है ये 0.99 प्लस में है। तो इस केस में हम कौन सा विकल्प जो है टिक करेंगे, सौरभ जी बताइए। इस केस में आंसर क्या होगा? तो इसमें यहाँ पर देखेंगे 0.99 का मतलब 1 के बहुत ही क्लोज है। तो वीक कोरिलेशन होगा नहीं, निगेटिव कोरिलेशन होगा नहीं, नो कोरिलेशन होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास। ठीक है, ऑलमोस्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, ओके 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 स्माला जी। ठीक है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें कौन सी वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए पॉसिबल नहीं है? जल्दी से बताइए नितिन, जल्दी से नितिन आंसर दीजिए। इसमें कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है इसका मतलब आपको बताया गया कि हमेशा RX/Y जो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये -1 से 1 के बीच में होता है। इसके बाहर जो वैल्यू है पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में सी ऑप्शन जो होगा 1.25 ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नितिन कैसे भाई 0.85 कैसे? ये तो -1 से 1 के बीच में आएगा ना। यहाँ पर 0 है, ये -1 है, ये +1 है, 0.85 यहीं पे कहीं आएगा। ठीक है, 0.85 यहीं पे कहीं आएगा। तो -1 से 1 के बीच में तीन वैल्यूज हैं, पहला दूसरा और चौथा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो 1 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, RXY का मान दिया गया है। अच्छा, RXY का मान यहाँ पे 2 बार लिख गया है, ये गलत, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक गलत है ये। ठीक है, ये 2 बार लिख गया है। RXY का मान यहाँ पे दिया गया है -0.75। तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताइए क्या होता है? जल्दी से नितिन आंसर दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बोलिए। हम आर को कहते हैं, ये हमारा क्या है, कोरिलेशन है, कोरिलेशन। या एक सेकंड, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं या कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका जो ओरिजिनल नाम होता है। और अगर इसी का हम स्क्वायर कर दें तो इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम आर स्क्वायर को करते कहते हैं। तो 0.75 का स्क्वायर कर दीजिए तो 7×7 = 49, 50 के आसपास आएगा। तो समथिंग हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, 4 अंक पे पॉइंट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये चीजें आप लोग ये जो चीज आपको बताई गई यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये थियरी वाली क्लास में नहीं बताई गई है। चलो भाई सुमाला जी, अपना नाम तो बताओ तब ना आपका नाम लिया जाएगा। अब आपके मम्मी का नाम है तो आपके मम्मी का नाम लेना बार बार उचित नहीं भाई। नितिन तो बोल रहा है ना कि सुमाला जो आपके मम्मी का नाम है, तो अपना नाम बताइए। ठीक है, चलिए।
नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा है। चलिए, तो इसको इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो आर स्क्वायर होता है। ये थियरी वाली क्लास में मैंने नहीं बताया हूँ, जहां तक हमें याद है यहाँ पे इसको नहीं बताया गया है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अगर आर एक्स वाई का मान 0 हो जाए तो उस केस में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस केस में यहाँ पर देखिए मैंने तो मेंशन किया हुआ नहीं, नाम नहीं मेंशन है भाई आपका, सुमाला विश्वास। नहीं, आपका नाम नहीं पता हमें भाई, इसमें जो दिख रहा है वही है, बाकी कमेंट बॉक्स में या फिर ऐप पे कुछ रजिस्टर आपका नाम हो तो अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं, तो इस चक्कर में जो है, हाँ, इस चक्कर में नाम नहीं पता होता है। तो आप यहाँ पे कोशिश करिए कि नाम उसमें मोबाइल की सेटिंग में जाके चेंज कर दीजिए। चलिए, आर एक्स वाई का मान अगर 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट होगा, मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट के केस में हमारा एक्स और वाई 0 होता है। देयर इज ए परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। नहीं नहीं, सौरभ जी गलत हैं आप। इसमें क्या है ना कि जानते हो, जब हमारे पास एक्स और वाई दोनों वेरिएबल अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, तो इस केस में हमारा आर एक्स वाई का मान 0 होता है। लेकिन आर एक्स वाई का मान 0 है तो उस केस में हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, हम भी गलत हैं थोड़े से, ठीक है। यक्स और वाई, अगर यक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं तो आर एक्स वाई का मान 0 होगा। लेकिन आर एक्स वाई का मान अगर 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि यक्स और वाई हमेशा इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। ये थियरम आपको बताई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहा होता कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उस केस में यहाँ पे लिखता अगर आर एक्स वाई का मान 0 है तो ऑप्शन वो सही होता। लेकिन यहाँ उल्टी डायरेक्शन वाला लिखा गया है कि आर एक्स वाई का मान 0 है, तो उस केस में हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ये सही नहीं होगा हमेशा, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, एक्स एंड वाई मे आर मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसके लिए एक आपको एग्जांपल बताया गया था y बराबर एक्स स्क्वायर का, कि y बराबर एक्स स्क्वायर हम वेरिएबल लिए थे वहां पे, और ये हमने प्रूफ किया था कि इस केस में जब वेरिएबल इस तरीके से डिफाइंड हो तो उस केस में हमारा आर एक्स वाई का मान 0 आता है, लेकिन दोनों के बीच में पैराबोलिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पे बताया गया था, इसको आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिनोटेड बाई। तो इस बार तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का। चलिए, इसमें इस बार हमारे पास ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो आर एक्स वाई या आर एक्स वाई इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द लिमिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर प्रूव्ड यूजिंग इनइक्वालिटी। अरे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। यहाँ पे काशी स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी को हम लोग आंसर मानेंगे कि यहाँ पे, हाँ, 30 में सी, 30 में सी नहीं भाई, बी होगा। वो कोवेरियंस है, कोवेरियंस का टर्म अलग होता है। कोवेरियंस क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में वेरियंस टर्म को डिफाइन करता है, ठीक है। सौरभ जी, आप थियरी इसका मतलब नहीं पढ़े हुए हैं, मतलब काफी गलत हो रहा आपका, तो थियरी एक बार जो है जरूर पढ़िए, ठीक है। चाहे 2023 24 वाला चाहे 2025 वाले बैच में कोई सी में भी एडमिशन ले सकते हैं आप, और उसमें आप पढ़िए एक बार थियरी।
क्योंकि इसमें मेरिट जो है इस साल, अब देखिए अभी पेपर कैसे होता है, पिछले साल तो मेरिट काफ़ी ज़्यादा गई थी और टोटल इसी वजह से उनको प्रैक्टिस कम कराई गई थी, तो 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार हम सोच रहे हैं कम से कम 20+ जो है 19-20 के आसपास बच्चे फिर से सिलेक्ट हों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम इनइक्वालिटी प्रूफ द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। तो रेंज यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की यहाँ बताई गई है, तो ये इन्फिनिटी जबरदस्ती का लगा हुआ है। कोफिशिएंट का आपको रिलेशन की लिमिट -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर एक्स वाई का मान 1 है, तो देन इनइक्वालिटी रिड्यूस टू, इनइक्वालिटी रिड्यूस टू। अब इसमें बताइए हमें, ये पहली बात क्वेश्चन ही जो है इस तरीके से लिखा है कि समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी कि आर एक्स वाई का मान अगर 1 है तो उस केस में इनइक्वालिटी रिड्यूस टू, इनइक्वालिटी रिड्यूस्ड उस केस में क्या हो जाएगा, परफेक्ट एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया बताइए। इस केस में 33 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि इस केस में ये मतलब परफेक्ट, जब भी पॉजिटिव एसोसिएशन या नेगेटिव एसोसिएशन की बात की जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां इक्वलिटी लगभग होल्ड करने लगी है। ठीक है, कि लगभग दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक समानता दिखाई जाती है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, नहीं ग्रेटर देन 1 नहीं, आर एक्स वाई का मान 1 होना मतलब कि परफेक्ट एसोसिएशन की बात कर रहा था। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, इक्वल, इनइक्वालिटी रिड्यूस टू। इनइक्वालिटी रिड्यूस का मतलब ये होता है कि वो इनइक्वालिटी जो है इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है कि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव मान दिया गया है इसका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई इसमें गलती नहीं है, क्वेश्चन टफ था। ठीक है, ये क्वेश्चन वास्तव में टफ था। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली जो है बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कैट वगैरह में। ठीक है, कैट या फिर गेट वगैरह का एग्जाम होता है तो उस केस में इस तरीके से स्टेटमेंट क्वेश्चन लिखेंगे तो 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आंसर देना मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट। तो अगले में कौन सा करेक्ट है ये बताना है आपको। तो कोरिलेशन चेंजेस विथ स्केल एंड ओरिजिन। तो यहाँ पे बताइए कोरिलेशन चेंज होता है स्केल और ओरिजिन के साथ या नहीं। कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, कोरिलेशन क्या इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन स्केल से या नहीं। कोरिलेशन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, या कोरिलेशन ऑलवेज 1। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 से 1 के बीच में होता है। कोरिलेशन चेंजेस विथ स्केल एंड ओरिजिन, तो नहीं ये भी नहीं होता। कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यहाँ पर आपको एक थ्योरम प्रूव कराई गई थी, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स और वाई में हम चेंजेस करते हैं, नए वेरिएबल यू वी के रूप में होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास x बराबर a प्लस एच यू है तो वेरिएंस ऑफ ए, सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ ए प्लस एच यू। यू यहाँ वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको ये बताया गया था फार्मूला, इस केस में हो जाएगा एच स्क्वायर वेरिएंस ऑफ यू के बराबर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो प्लस में होते हैं वो हट जाते हैं और इसके साथ जो कांस्टेंट लगे रहते हैं या जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं वो स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर वेरिएंस ऑफ यू। ठीक है, इसी को हम सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम एच स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये थियरम बताई गई थी, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। माला जी, नितिन जी, बताइए सभी लोग। चलिए
35 समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, तो नहीं तो इसको और एक्सप्लेन करें। अच्छा 33 में डाउट है, 33 में डाउट है, कहाँ हो गया भाई 33? 33, 33 में डाउट, ये सोचिए कि मतलब जब हमारे पास दोनों में मान 1 हो जाए, दोनों का मान मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर 1 हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों वेरिएबल साथ साथ जीने मरने की कसमें खा रहे हैं। ठीक है, दोनों वेरिएबल साथ साथ जीने मरने की कसमें खा रहे हैं कि तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, नहीं तो दोनों लोग जो है एक जगह स्टैंड स्टिल खड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर बोला जा रहा है कि इक्वलिटी होल्ड करती है वहां पे। इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब हम बढ़ेंगे तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, और ये एक तरीके का अच्छा संकेत होता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी दुनिया के लिए, कि हम अगर बढ़ रहे हैं तो हमारा साथी भी आगे बढ़े। लेकिन जनरली लोग ऐसा करते नहीं है। ठीक है, चलिए 35 एक बार, 35 क्या है, 35 एक बार समझाया जाए तो, अच्छा इसी के लिए, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि और एक बार, चलिए हम इसको इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं ए प्लस, सॉरी ये मान लीजिए ऐसा है कुछ, ए प्लस बी एक्स, तो इस केस में जब एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन हम ए या ए एक्स का निकालें तो ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है। ये रिजल्ट है, ध्यान में रखिएगा, ये पहला, ये दूसरा। तीसरा रिजल्ट आता है वेरिएंस ऑफ ए एक्स का, तो इस केस में ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है बताए गए हैं थ्योरी वाली क्लास में। और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर लिखा हो इस तरीके से, तो ये ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाता है, प्लस जीरो टर्म आ जाता है, बी वाला टर्म जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी इसको लिखते नहीं है फिर। और अगर दो वेरिएबल्स की बातें हों, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर दोनों वेरिएबल हों तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के बराबर होता है जब दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो, ध्यान में रखिएगा इंडिपेंडेंट हो। और अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई है तो इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के बराबर आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेरिएंस की बातें करें तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। और अगर वेरिएंस एक्स माइनस वाई भी निकाल रहे हैं तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो -1 है ये इसका स्क्वायर हो जाता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी होती हैं यहाँ पे क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें। तो अब यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x का मान अगर a प्लस एच यू है तो उस केस में वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर वेरिएंस ऑफ ए प्लस एच यू हमने लिख दिया, ये यू वेरिएबल है। अब यहाँ वाला फार्मूला देख लीजिए, यहाँ वाला फार्मूला देख लीजिए, ये वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, वेरिएंस जहां वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और वो वेरिएबल का वेरिएंस, बाकी प्लस में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो ए है वो जीरो हो जाएगा और एच के साथ जो कोफिशिएंट है स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर वेरिएबल वेरिएंस यू के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी का नोटेशन होता है ये, इसको चाहे वेरिएंस एक्स लिखिए या सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सेम चीज होता है। यहाँ पे एच स्क्वायर और यहाँ वेरिएबल यू है तो यहाँ सिग्मा यू स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सौरभ जी बताइए अब समझ में आया या नहीं अभी? बोलिए। अब फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए, सौरभ जी आप इसका आंसर बताइए। वेरिएंस ऑफ, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इस बार पूछ रहा, तो पहले वेरिएंस निकालिएगा। ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बी। ठीक है, बी यहाँ पे कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, के स्क्वायर वेरिएंस ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर वेरी सॉरी सिग्मा वी स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट अगर ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड एविएशन होता है, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स सिग्मा वी। दोनों साइड अंडर रूट ले लिया हमने। 36 में सी, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, के टाइम्स। अगला क्वेश्चन है कि फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंजेस ऑफ ओरिजिन ए एंड बी अफेक्ट, ठीक है। तो चेंजेस अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर कोई, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे इसका मान क्या होगा, मतलब जो स्टेटमेंट लिखा गया है उस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो उस केस में आपके पास इसका आंसर क्या देंगे। बोलिए। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट में चेंजेस ओरिजिन, ओरिजिन में चेंज किया जा रहा है, तो आपको पहले बताया गया है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका इसमें चाहे चेंज कर दो, चाहे मतलब प्लस माइनस कर दो, चाहे डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोरिलेशन वैल्यूज इंक्रीजेस, नहीं ये गलत है। कोरिलेशन वैल्यू डिक्रीजेस, ये भी गलत है। कोरिलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 37 बी कोरिलेशन वैल्यू डिक्रीजेस नहीं भाई, जस्ट अभी पीछे ही तो बता रहे हैं ये आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी, ये चीज जहां पर यक्स बराबर लिखते हैं हम लोग, सॉरी यू बराबर हम लोग लिखते हैं, यू बराबर लिखते हैं एक्स माइनस ए अपान एच, ठीक है, और वी बराबर वाई माइनस बी अपान के। ऐसा हम चेंज करते हैं कि एक्स वेरिएबल में कुछ घटाए और कुछ डिवाइड कर दिए, वाई वेरिएबल में कुछ घटाए और डिवाइड कर दिए। तो इसके इतना चेंजेस के बावजूद भी कोरिलेशन चेंज नहीं होता है। ऐसे सोचिए कि जो घरेलू रिलेशनशिप है, मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, मम्मी हैं, ठीक है, आपके पिताजी आपके मम्मी हैं कोई, आपका रिलेशन उनके साथ क्या है, पिता पुत्र का, या पुत्री और जो है पिता का या माता का, जो भी है। तो कल को आप पैसा कमाने लगे हो, या आप ही आपके मतलब जीवन में कोई तीसरा आ जाए, कोई तीसरा मतलब आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर एंड वाइस वर्सा बीवी वगैरह जो भी गए हो, उसके कारण यहाँ पे आपका कोरिलेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा पिताजी के साथ या माता जी के साथ। उस केस में आपके साथ उनका रिलेशनशिप वैसा ही रहेगा, भले ही आपके जीवन में कोई बीवी आ जाए या 4 गर्लफ्रेंड आ जाए। इस तरीके से जो भी मतलब अगर कोई चेंजेस होता है तो उस केस में रिलेशनशिप नहीं चेंज होती है। जैसे हमारी रिलेशनशिप नहीं चेंज होती, उसी तरीके से न्यूमेरिकल वेरिएबल यहाँ पे दिए होते हैं तो उनको हम कोरिलेशन कह देते हैं। तो इसी तरीके से कोरिलेशन भी नहीं चेंज होगा, चाहे जितना प्लस माइनस आप कर लो उसमें, ठीक है। चलिए सौरभ जी बताइए, समझ में आया या नहीं अभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज ऑफ स्केल, स्केल से चेंज कर दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जस्ट अभी बताया गया कि यहाँ पे आर एक्स वाई का मान आर यू वी के बराबर होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन करिए या चेंज ऑफ स्केल करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जी जी जी, ओके। अगला क्वेश्चन है कि x का मान दिया गया है, सिग्मा u का मान दिया गया है, तो सिग्मा x का मान क्या होगा यहाँ पर बताइए। यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x का मान पहले निकालिए। x का मान क्या है, 2 + 3u। इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ u, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर और सिग्मा यू स्क्वायर हो गया। दोनों साइड अंडर रूट ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा यू। सिग्मा यू का मान 4 दिया गया है, तो 3 इंटू 4
यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपका मान हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? हाँ हाँ हाँ, स्मॉला जी, कोरिलेशन कोफिशिएंट की 5 की प्रॉपर्टीज आपको बताई गई है। वो इंडिपेंडेंट होता है यूनिट से, इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से, और जब इंडिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल्स उस केस में 0 होता है, एंड वाइस वर्सा उसका ट्रू नहीं होता है। इसमें 5 या 6 प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो आप क्लासेस जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिग्मा वाई का मान, सॉरी वाई का मान दिया गया है और सिग्मा वाई का मान पूछ रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसको हल करके बताइए। तो सौरभ जी आप बताइए जल्दी से आंसर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 5 + 7b। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ b। इसको हम लिखेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर और सिग्मा बी स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा वाई यहाँ निकालिए, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 7 × सिग्मा वी। सिग्मा वी का मान यहाँ पे 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा 49। अच्छा 49 तो ऑप्शन ही नहीं है यार यहाँ पे। ठीक है, चलो एक ऑप्शन काट के कोई 49 कर दो। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये 7 का स्क्वायर नहीं है भाई, ये 2 का स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 7 दैट इज 14। ठीक है, तो ये आपका आंसर 14 हो जाएगा। चलिए इस बार आप लोग सही थे, हमारा कैलकुलेशन गलत हुआ। ठीक है, चलिए हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है सिग्मा एक्स एच टाइम्स सिग्मा यू के बराबर है, देन फॉर एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कोरिलेशन बिकम्स। बताइए जल्दी से। कोरिलेशन इस केस में क्या होगा, ऐसे केसेस का जवाब दीजिए तब हम समझें कि हमने कोरिलेशन पढ़ाया हुआ है। बोलिए बोलिए भाई। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा था हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे चाहे एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, चाहे 10 हो 15 हो, उसका मान कोई मतलब नहीं है। कोरिलेशन कोफिशिएंट में जब भी यहाँ पर देखेंगे हमसे कोरिलेशन पूछ रहा है, तो कोरिलेशन में बताया गया है आपको कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन वेरिएंस नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। वेरिएंस जो होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है वो। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का टर्म लिखा गया है, ये सही लिखा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट फॉर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंजेस किए जा रहे हैं एक्स में जैसे हम चेंजेस यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर एक्स में चेंजेस क्या हो रहे हैं, u बराबर एक्स माइनस ए अपान एच। ये इस तरीके कोई वेरिएबल यूज किया जा रहा है, इसमें कुछ भी आप चेंज कर लो, यहाँ पर ये हमारा कोरिलेशन सेम रहेगा। तो सेम वाला ऑप्शन एक ही है, सेम एज बिफोर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। कोरिलेशन कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन, तो सहसंबंध गुणांक जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? ओरिजिन पर डिपेंड करते हैं, ओरिजिन ओनली, स्केल ओनली, या बोथ ओरिजिन और स्केल पर, नाइदर। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये सभी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल कुछ भी आप करते रहिए, उस केस में ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नहीं 42 ए नहीं होगा भाई, सौरभ जी, ये नहीं होगा। यहाँ पे अभी जस्ट बताए हैं पिछले ही क्वेश्चन में कि आर एक्स वाई का मान आर यू वी, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ डिपेंडेंट की बात कर रहा है, ये डिपेंड नहीं करता किसी पर भी। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोवेरियंस जो है एच के टाइम्स ये है, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर से देखिए, अगर यहाँ पर हम u का मान x माइनस ए अपॉन एच ले लें, v का मान y माइनस बी अपॉन के ले लें, तो उस केस में हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का मान एच के टाइम्स कोवेरियंस ऑफ यू वी आता ही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम आर एक्स वाई का मान लिखते हैं तो यहाँ पर एच टाइम्स सिग्मा यू और वी टाइम्स के टाइम्स सिग्मा बी भी आता है नीचे, तो दोनों एच के कैंसिल हो जाते हैं, और उस केस में हमारे पास ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, आप चाहे जो भी कर डालो, ये चेंज में ओरिजिन स्केल कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम ओरिजिन एंड स्केल इज यूजफुल फॉर। तो इसमें इसमें बताइए कि इसमें अगर इंडिपेंडेंट होता है कोरिलेशन हमारा, तो उस केस में ये जो हमारे पास मान है, मतलब कि इंडिपेंडेंट अगर ये हो रहा है, तो उस केस में इसका हम क्या मतलब समझे, या क्या इसका बेसिक मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसको हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबलों का मानकीकरण करता है, ये सही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल, रूपांतरण भी कर देता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन भी आसान करता है। हम चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल का मतलब ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एच तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक्स का बहुत बड़ा बड़ा मान हो। जैसे मान लीजिए एक्स का मान दे दिया गया कि 40 है, 45 है, 48 है, फिर इसके बाद इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े मान दे दिए गए। फिर वाई का मान भी इस तरीके से दे दिया गया 105, 115, 128, इस तरीके से। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन जोड़ घटाना बहुत मुश्किल है, तो इसमें क्या करते हैं, यक्स में क्या करते हैं कि हर एक यक्स में कुछ न कुछ 10, 15, 20 जोड़ देंगे, 2, 4, 5 से भाग दे देंगे। तो वेरिएबल हमारा यहाँ पे जो बड़ा वेरिएबल था वो छोटे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, और हम उसका जल्दी से आसान कैलकुलेशन हो जाता है, तो उसका जल्दी से हम कैलकुलेशन करके उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंप्यूटेशन भी होता है, वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, और स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो गया कि उसको एक तरीके से कहा जाए, वेरिएबल को हम स्थिरीकरण प्रदान करते हैं या स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब तीनों विकल्प सही हैं, तो ऑल ऑफ द एबव आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगर आर एक्स वाई और आर यू बी आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स में जो भी चेंजेस हमने किए हैं ये कोरिलेशन को प्रभावित नहीं कर रहा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलवेज जीरो नहीं।
ऑलवेज वन, नहीं डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन, डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता तो यहाँ पर एच या के या यू वी समथिंग जो है यहाँ पे मान आया होता, और वो नहीं है तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए एक्स और वाई का मान यहाँ पे दिया गया है, और उस केस में आर यू वी का मान दिया गया है, आर एक्स वाई का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो जस्ट अभी हम आपको बताए थे आर एक्स वाई का मान आर यू वी के बराबर होता है, चाहे जो भी चेंजेस आप कर डालो, चाहे प्लस कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आर एक्स आर यू ए का मान 0.8 है, तो आर एक्स वाई का मान भी 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स का मान ए प्लस एच यू है, तो मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसी को मीन बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्लस एच यू। ये क्या हो जाएगा, तो इसका मान जैसे अभी फार्मूला बताए हैं, एच एक्सपेक्टेशन ऑफ यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू एक्स मतलब इसी को हम म्यू एक्स भी लिख सकते हैं, इसी को हम मीन लिखते हैं, और इसी को हम म्यू एक्स भी लिख देते हैं कई कई बार, म्यू का मतलब मीन, ये हो जाएगा ये टर्म हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बी का मान अगर है तो बी का मान तो मीन ऑफ वाई, मीन ऑफ वाई के केस में ये हो जाएगा हमारा मान फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अनअफेक्टेड बाई, अनअफेक्टेड बाई, ये कब अनअफेक्टेड होता है, तो इसमें एडिंग ए कांस्टेंट टू ए वेरिएबल, मल्टीप्लाइंग वेरिएबल बाय पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों केस में यहाँ पे अनअफेक्टेड होता है, मतलब बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, कुछ भी आप प्लस माइनस कर लीजिए उस केस में, यहाँ पर ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ द कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोरिलेशन इज, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या होगा, सिंप्लीफाइज न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, इंक्रीजेस कोरिलेशन कोफिशिएंट, डिक्रीजेस कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये दोनों नहीं होंगे, चेंजेस कोरिलेशन साइन, तो कोरिलेशन साइन भी नहीं चेंज करता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे एक थियरम, एक नियम कानून जो अभी सुमाला जी कह रहे थे कि उसमें यहाँ पे जब हमारे पास आर एक्स वाई का मान जो भी यहाँ पे आ रहा है, उसी हिसाब से हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसका बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइज न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन को आसान बनाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लासेस आपकी खत्म होती हैं। एल1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, किसी समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में आप इससे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। और जो भी अभी कल 12 बजे आपकी जो प्रैक्टिस सेट वाली क्लास होगी, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि थियरी का पोर्शन थोड़ा सा और ऐड कर दें। ठीक है, कल भी कोरिलेशन और रिग्रेशन पे क्लासेस होंगी, कोरिलेशन आज कोरिलेशन का टॉपिक ज़्यादा था, कल रिग्रेशन भी रहेगा, और अगले सैटरडे को एक प्रैक्टिस सेट इस पर और करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा एट्रीब्यूट थियरी भी शामिल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी पे आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी वाले प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, तो आज की क्लास अभी यहीं पे हम ब्रेक करते हैं। आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने इष्ट मित्रों को, दोस्तों को ये क्लासेस शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिए क्लासेस। ठीक है, ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो बताया जाए, अदरवाइज क्लास समाप्त की जाए। ठीक है, जल्दी से बोलिए। चलिए, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो उस केस में थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे। ठीक है।